Hello friends, I am Amitabh Joshi. I am teaching accountancy and economics for 11th and 12th students as well as to the students who are appearing in CA and CS entrance exams. Today I am going to explain you the modern approach of double entry bookkeeping system of recording transactions in the books of original entry as per the double entry system of bookkeeping. देखिए, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में दो तरह की अप्रोचेस हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जो अकाउंटेंट्स में बहुत पॉपुलर रही है, काफ़ी समय से लोग इसे फॉलो करते आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। लेकिन आजकल ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये समझने में बहुत ईजी है और स्टूडेंट्स को, खास करके जो बिगिनर्स हैं, उन्हें डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करने में काफ़ी सुविधा होती है, खास करके क्लास 11th के स्टूडेंट्स या CS एंट्रेंस में आने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट 11th और 12th में कॉमर्स के अलावा शायद मैथ्स या बायोलॉजी इस तरह का कोई सब्जेक्ट था। ठीक है, तो अब हम मॉडर्न अप्रोच से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम आज समझेंगे। देखिए, ऐसा हम सब जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पहले एस्पेक्ट को हम कहते हैं डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को हम कहते हैं क्रेडिट। अब मॉडर्न अप्रोच में, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में सारे हेड्स को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। वैसे मॉडर्न अप्रोच में सारे हेड्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद रेवेन्यू और सबसे आखिरी में एक्सपेंस। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। असेट्स आर द राइट्स और प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। वो सारी संपत्तियां और वो सारे अधिकार जो बिजनेस के पास हैं और बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने की प्रोसेस में इनका यूज करता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ऑफिस व्हीकल्स या फिर कुछ राइट्स जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स। ये सब बिजनेस की प्रॉपर्टीज यानी कि एसेट्स होती हैं, बिजनेस की संपत्तियां होती हैं। अब जब भी कोई एसेट हमारे बिजनेस में आती है तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम बाकी के हेड्स को भी समझते हैं। दूसरा हेड होता है लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी मतलब दे आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस व्हिच अ बिजनेस हैज टू रीपे। जैसे कि अगर हमने किसी से कुछ सामान खरीदा है तो हमें उसको रीपे करना है, इन्हें हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। कुछ लोगों के हम बिल्स एक्सेप्ट करते हैं तो वो हो गए बिल्स पेएबल। बैंक से कोई लोन लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, किसी और से मनी बोरो किया है, so these are the obligations which business has to repay। तो ये बिजनेस की लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि दायित्व होते हैं। तीसरा हेड होता है कैपिटल। अब कैपिटल जो है ये भी बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन है, एक लाइबिलिटी है, लेकिन जिन्हें हम लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करते हैं वो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं और कैपिटल बिजनेस की एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर्स। जो पैसा ओनर आज लेकर आया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल है। अब जिस दिन ओनर अपना बिजनेस शट डाउन करेगा, बंद करेगा, उस दिन वो ये पैसा लेकर जाएगा। तो बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन है जो ओनर को बिजनेस के बंद करते समय बिजनेस उसे लौटाएगा। इसलिए कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। और बाकी की लाइबिलिटीज जो आउटसाइड पार्टीज को पेएबल हैं, बाकी के ऑब्लिगेशंस जो आउटसाइड पार्टीज को पेएबल हैं, दे आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ओके, अब हम आते हैं रेवेन्यू पर। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच हैज बीन जनरेटेड बाय द बिजनेस बाय परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से जो भी पैसा बिजनेस के पास आता है वो रेवेन्यू है। अब बिजनेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या ट्रेडिंग फर्म है तो उसके लिए सेल ऑफ गुड्स उसका ऑपरेशन है, और अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड फर्म है
तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज उसका ऑपरेशन है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू आर द अमाउंट विच हैज बीन जनरेटेड बाय द बिजनेस बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। और सबसे आखिरी में आते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस आर द अमाउंट which has been incurred or which has been spent by the business while generating revenue. रेवेन्यू जनरेट करते समय बिजनेस को जो जो पैसा खर्च करना पड़ता है, या तो वो बिजनेसमैन ने आज पे कर दिया है या वो भविष्य में पे करेगा, लेकिन वो खर्चा बिजनेस में हो चुका है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। जैसे एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरी, लेबर को दिया जाने वाला वेजेस, ऑफिस के रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस और दूसरे चार्जेस, इन्हें हम एक्सपेंस की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंस में एक अंतर यह होता है कि एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए बिजनेस के द्वारा एक्वायर की जाती हैं, जिनसे कि हम कोई बेनिफिट ले सकें लंबे समय के लिए, और एक्सपेंस वो होते हैं जिनका बेनिफिट हम तुरंत अवेल कर लेते हैं। जैसे आपने किसी एम्प्लॉय से काम करवाया, आपने उसे सैलरी दे दी, वो बेनिफिट आपका मैक्सिमम 1 मंथ तक रहेगा। आप वेजेस पे करते हैं लेबर को, आपने आज के दिन या 1 वीक में उसका बेनिफिट को अवेल कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट आप हर महीने पे करते हैं, तो वो बेनिफिट आपका 1 महीने में ही स्पेंड हो जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन पांचों हेड्स के रूल क्या है अंडर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सबसे पहले, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इन पांचों हेड्स में या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। ठीक है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस, या तो ये इंक्रीज होंगे किसी ट्रांजैक्शन के बाद या फिर इनमें कोई डिक्रीज होगा। तो एसेट की इंक्रीज डेबिट होती है और एसेट की डिक्रीज क्रेडिट होती है। जैसे आपने किसी मशीनरी को या फर्नीचर को परचेस करा, तो आपकी टोटल वैल्यू जो एसेट्स की आज है उसमें इंक्रीज हुआ, तो एसेट की परचेस यानी कि एसेट की इंक्रीज डेबिट। और जब आप किसी एसेट को सेल आउट करते हैं या उसका कोई लॉस होता है जिसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाती है, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ओके। सो द रूल इज इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। इसी तरह से लायबिलिटीज की इंक्रीज जो होती है वो क्रेडिट होती है और लायबिलिटीज की डिक्रीज जो होती है वो डेबिट होती है। ओके। कुछ इंटरप्शन आया था छोटा सा, अब हम वापस से रिज्यूम करते हैं। एसेट्स की इंक्रीज डेबिट होती है और डिक्रीज क्रेडिट होती है। लायबिलिटीज की इंक्रीज क्रेडिट होती है और लायबिलिटीज की डिक्रीज डेबिट होती है। ठीक है। लायबिलिटीज की इंक्रीज क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि एक ऑब्लिगेशन बढ़ता है बिजनेस में और इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं, और जब वो ऑब्लिगेशन कम होता है वो डेबिट होता है। इसी तरह से कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटी है, उसकी इंक्रीज क्रेडिट होती है और उसकी डिक्रीज जो है वो डेबिट होती है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में रूल्स एक जैसे हैं। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू की इंक्रीज भी क्रेडिट होती है और रेवेन्यू की डिक्रीज डेबिट होती है। रेवेन्यू जैसे सेल ऑफ गुड्स, तो जब भी सेल होती है बिजनेस में तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और रेवेन्यू की डिक्रीज जैसे कि सेल्स रिटर्न कह सकते हैं हम, जब भी हमारा कस्टमर हमें कुछ सामान वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न हो जाती है, तो रेवेन्यू का डिक्रीज डेबिट हो जाता है। इसी तरह से एक्सपेंस, एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स हम बेच रहे हैं उन्हें परचेस करना, या फिर कोई सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जैसे एक्सपेंसेस को पे करना। जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट, और एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, और जब एक्सपेंस कम होता है उसका रिडक्शन हो जाता है क्रेडिट। जैसे आपने गुड्स परचेज करा तो वो हो गया डेबिट और परचेजेस रिटर्न हो गया क्रेडिट, क्योंकि जो सामान आपने परचेज करा है वो जब आप रिटर्न करते हैं तो आपका एक्सपेंस कम हो जाता है, क्योंकि उतना पैसा अब आपको सप्लायर को कम देना पड़ेगा, तो आपका एक्सपेंस कम हो गया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आज समझा है। इस तरह का जो चार्ट है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए
एक चार्ट प्रिपेयर किया है। आप लोग जब बुक्स में देखेंगे, जो भी अकाउंट्स की बेसिक बुक्स होती हैं, उसमें आपको इस तरह का चार्ट मिलेगा जहाँ पर मॉडर्न अप्रोच दी हुई है। ओके, सो दिस इज ऑल विथ आवर वीडियो of understanding the modern approach of recording transactions in the books of original entry. Soon I will come up with another video in which I will explain you the traditional approach of bookkeeping. Okay, till then, goodbye. Thank you for watching this video. We will be meeting soon again. Good time.